अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। चले, मैं 5 मिनट्स वेट कर रही थी कि 35 पर स्टार्ट करूँगी। स्टूडेंट्स अभी ज्वाइन कर रहे हैं क्लास। चले, हम इतना थोड़ा सा प्रीवियस को देख लेते हैं जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उसे एक बार दोबारा से बता दीजिएगा जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। हमने लास्ट लेक्चर में बेसिक रिसर्च का इंट्रोडक्शन स्टडी किया था। इंट्रोडक्शन में हमने रिसर्च के जो मीनिंग्स थे डेफिनेशन से हटकर हमने उसको डीपली देखा था कि रिसर्च का मीनिंग्स क्या हैं, रिसर्च को हम किस तरह वन वर्ड में एक्सप्लेन कर सकते हैं। और रिसर्च के जो 3 बेसिक स्टेप्स थे वो हमने देखे थे कि इस रिसर्च में सबसे पहले एक क्वेश्चन हम पोज़ करेंगे। किसी प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है और उसके बाद उसी की बेस पे हम डाटा कलेक्ट करेंगे। देन हम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन या उस क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर फाइंड आउट करेंगे। देन हमने रिसर्च की इम्पोर्टेंस को स्टडी किया था कि रिसर्च क्यों ज़रूरी है, हमारे रियल लाइफ में इसका क्या रोल है। तो सिंपली जो रिसर्च है वो हमारे जो न्यू प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा हमें डिफरेंट वेज़ प्रोवाइड करती है किसी भी प्रॉब्लम से निपटने का, और हमारे नॉलेज में इजाफ़ा करती है। हम जो प्रैक्टिशनर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, करिकुलम डेवलपर्स हैं, उनको हेल्प आउट करती है। मज़ीद वो जो भी अपने वर्क हैं उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट लाएँ। उसके बाद हमने एक अच्छी रिसर्च की कुछ करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी कि बाय नेचर जो एक अच्छी रिसर्च है वो एम्पिरिकल होती है, यानी एक्सपीरियंस्ड बेस होती है। बगैर किसी एक्सपेरिमेंट किए हम कोई भी लॉजिक या कोई भी बात नहीं कहते। सिस्टमैटिक होती है, एक सीक्वेंस से हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं। एक सीक्वेंशियल स्टेप होता है इसमें जिसको फॉलो करना होता है। कंट्रोल्ड होती है, सिचुएशंस जो रिसर्चर के हैं वो अंडर कंट्रोल होती हैं। एम्प्लॉयज़ हाइपोथेसिस, कुछ मफरूज़ात की बेस पर हम इस रिसर्च को कंडक्ट करते हैं। एनालिटिकल होती है नेचर में, यानी हम इनका जो भी डाटा है उसका प्रॉपर एनालिसिस करते हैं। ऑब्जेक्टिव होती है, रिलेटेड टू योर प्रॉब्लम, और अनबाइज्ड होती है बिल्कुल। इसमें रिसर्चर के किसी भी किस्म के मूड फैक्टर्स या रिसर्चर की अपनी मर्ज़ी बिल्कुल भी असरअंदाज नहीं होती, एंड लॉजिकल होती है। ये एक अच्छी रिसर्च की करैक्टरिस्टिक हैं। जिनमें ये नहीं होगी या इनमें से कोई नहीं होगी वो एक गुड रिसर्च नहीं कहलाएगी। इट एम्प्लॉयज़ क्वांटिटेटिव एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स, यानी उसका जो डाटा होता है चाहे वो क्वालिटेटिव फॉर्म में हो, टेक्सचुअल हो, जिस भी किस्म का हो, उसके जो रिजल्ट्स या फाइंडिंग्स होती हैं उसको न्यूमेरिक फॉर्म में कुछ स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज के थ्रू हम उसकी फाइंडिंग्स को सामने लाते हैं। कुछ हमने एथिकल इश्यूज़ जो थे उन्हें स्टडी किया था कि रिसर्च कंडक्ट करते हुए किन बातों का इखलाकी तौर पे हमें ख़्याल रखना ज़रूरी है। एक तो ये कि जो हमारी रिसर्च साइट है, जिस जगह पर हम रिसर्च कंडक्ट करने जा रहे हैं, हमें उसका एहतराम करना चाहिए। वहाँ हमें खुद को, चाहे हम वहाँ एज़ ए ऑफ़िसर ही क्यों ना समझे जाएँ, लेकिन हमें वहाँ खुद को एज़ अ गेस्ट कंसीडर करना चाहिए। उसके अलावा कम से कम उस जगह में डिसरप्शन की जाए, कम से कम इन्वॉल्वमेंट की जाए, जस्ट अपने काम की हद तक। उसके बाद जितना आपको टाइम अलॉट किया गया है उसी टाइमिंग में आप काम करेंगे, और अगर इन बातों का आप ख़्याल रखेंगे तो वो जो रिसर्च है, रिसर्च स्टडी है, या वो जो प्रोजेक्ट है वो एक अप्रूव्ड, सही मायनों में एक अप्रूव्ड प्रोजेक्ट कहलाता है अगर इन एथिक्स का आप ख़्याल रखेंगे। किसी भी रिसर्च का जो स्टेप्स हैं बेसिकली वो 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के लिए उसके प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है। हमें सबसे पहले रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफ़ाई करना है कि असल में वो वजह क्या है जिसकी वजह से हम ये रिसर्च करने जा रहे हैं। रिव्यूइंग द लिटरेचर सेकंड स्टेप है। इसमें हमें जितना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर या मटेरियल मौजूद है
चाहे वो ऑनलाइन है, चाहे वो लाइब्रेरी में है, चाहे किसी भी आपके सामने वो शख्स है जिस पे रिलेटेड आप वो कर रहे हैं, आप उनके वो तमाम जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें उनका ओवरव्यू लेंगे, रिव्यू करेंगे उस सारे लिटरेचर को। देन उस लिटरेचर को रिव्यू करने के बाद आप उसमें गैप फाइंड करेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो उसमें इग्नोर की गई हैं, और अब आप चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को उन चीज़ों पर रिसर्च करें। तो उसके बेस पे आप स्पेसिफाई करेंगे अपने पर्पस ऑफ द स्टडी या आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी जो भी होंगे, आप उन्हें स्पेसिफाई करेंगे, और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स की बेस पे आप रिसर्च क्वेश्चन या हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे। उसके बाद आप काम शुरू करेंगे डाटा कलेक्शन का। जो आपने ऑब्जेक्टिव्स अपने डिसाइड कर लिए हैं, उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए आप उन्हीं जगहों से डाटा कलेक्ट करेंगे जो आपके उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करें। देन जो डेटा आपने कलेक्ट किया उसे एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। आखिर में रिपोर्टिंग एंड इवेलुएटिंग रिसर्च। ठीक है। लास्ट जो टॉपिक हमने स्टडी किया था वो थे कि किन स्किल्स का होना ज़रूरी है रिसर्च कंडक्ट करते हुए एक रिसर्चर में। सबसे पहले जो थी कि उसे किसी भी किस्म की पजल्स या रियल लाइफ प्रॉब्लम से निपटना आना चाहिए। वो किसी भी किस्म की डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को ईज़िली हैंडल कर सके, ठीक है? देन लेंथनिंग योर अटेंशन स्पैन, यानी आपका फ़ोकस होना ज़रूरी है। आप अगर रिसर्च करने जा रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट भी होना चाहिए, आपकी अटेंशन भी होनी चाहिए, और आपका फ़ोकस जो है वो सही मायनों में रिसर्च पर ही होना चाहिए। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो लाइब्रेरी रिसोर्सेज को यूज़ करना आना चाहिए अच्छे वे में। डिजिटल लाइब्रेरीज़ भी हैं आजकल, तो उस डिजिटल लाइब्रेरीज़ का यूज़ करना एक अच्छे रिसर्चर वही है जो इसको इजीली यूज़ कर सकता है। उसके अलावा आपकी जो राइटिंग्स हैं, जो भी रिसर्च बेसिकली आपकी अपनी राइटिंग ही होती है। तो आप में एक अच्छी राइटिंग स्किल्स होनी चाहिए कि आप किसी भी चीज़ को कुछ भी आपकी अपनी थॉट्स हैं उनको आप राइट कर सकें, देन उसको एडिट कर सकें और फिर मज़ीद राइट कर सकें या री एडिट कर सकें। ये चीज़ें थी बेसिकली जो हम लोग अपने लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके थे। अब मुझे बताएं कि जिन्हें शायद फर्स्ट टाइम लिया है, आंसा ने आई थिंक मुझे कहा था ग्रुप में कि मैम अगेन रिपीट कर दीजिएगा। तो आंसा, आप क्लियर है आपको? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम, वालेकुम क्लियर है। सलाम। थैंक यू सो मच। यू क्लियर है। वेलकम। ओके, आगे हम अपना नेक्स्ट जो है पढ़ने जा रहे हैं। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स अब की बार न्यू हैं, सिर्फ 2 से 3 स्टूडेंट्स हैं, मैं देख रही थी जो पिछले बैच से हैं। तो मोस्टली स्टूडेंट्स न्यू हैं, तो उनका कहना था कि हमें अभी ऐड भी नहीं आई है तो थोड़ा-थोड़ा कवर करवाएँ। थोड़ा-सा आदत बनी हुई थी हमारी, क्योंकि पहले हमारे पास जस्ट 1 से 2 मंथ होते थे और ऐड भी आई हुई थी, अप्लाई भी किया हुआ था, तो इसलिए हम 2-2 घंटे की क्लासेस ले रहे थे। तो इसलिए शायद मैं थोड़ा फ़ास्ट करवा रही थी। अब आप लोग मुझे जहाँ पर आपको लगे कि आप इतना ही कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हैं, मैं उतना ही आप लोगों को करवा दूँगी। ओके, हम आज पढ़ रहे हैं रिसर्च वेरिएबल्स। किसी भी रिसर्च को कंडक्ट करने के जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, फैक्टर्स जिस पर हम रिसर्च करने जा रहे होते हैं, वो होते हैं उसके वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल को सिंपली कौन डिफाइन करेगा? आपने वेरिएबल्स के बारे में स्टूडेंट्स ने काफ़ी, मतलब छोटी क्लासेस में भी वेरिएबल की डेफिनेशन करवाई जाती है। ये एक्चुअली में वही वेरिएबल होता है। कौन बताएगा? Variable is a person, place, thing or phenomena that you are trying to measure in some different ways, वो वेरिएबल कहलाता है। अब वेरिएबल है वो कोई क्वांटिटी भी हो सकती है, कोई क्वालिटी भी हो सकती है। ऐसी क्वांटिटी या क्वालिटी जो वेरी करती हो, जो चेंजेबल हो, वो वेरिएबल कहलाती है। सिंपल ये इसकी वेरिएबल की डेफिनेशन है कि जस्ट आप कोई एनी एनी क्वांटिटी और क्वालिटी दैट वेरीज इज कॉल्ड वेरिएबल। रिसर्च वेरिएबल क्या होता है? रिसर्च वेरिएबल जो होता है बेसिकली, सिंपल वेरिएबल तो आपने पढ़ा कि एनी क्वांटिटी और क्वालिटी दैट वेरीज। अब ऐसा वेरिएबल जो ऐसी क्वांटिटी और क्वालिटी जो हम अपनी रिसर्च में यूज़ कर रहे हैं,
वो वेरिएबल रिसर्च वेरिएबल कहलाता है, सिंपली। ठीक है, क्लियर है? Yes, ma'am. ओके। अब ये एग्जांपल मैम प्लीज। ओके, अब ये वेरिएबल्स की कुछ टाइप्स थी। मैम जी, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा लाउड बोलें। मैम रिसर्च वेरिएबल को जरा दोबारा डिफाइन कर दें। मैम दोबारा डिफाइन करें प्लीज, थोड़ी वॉइस डिस्टर्ब। ओके ओके। मैं एक्सप्लेन रिसर्च, तो करें बट साथ में एग्जांपल कोट करें प्लीज। अच्छा मैं पुट करती हूँ एग्जांपल। जो रिसर्च वेरिएबल होता है, बेसिकली आप एक स्टडी कंडक्ट करने जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप एक टीचिंग मेथड है, आप सिंपल ये कर लें, आईसीटी जो है हमारा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी ही है, आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, उसका इफेक्ट चेक करने जा रहे हैं स्टूडेंट की एकेडमिक अचीवमेंट पर। तो आईसीटी और एकेडमिक अचीवमेंट, ये दो वेरिएबल्स रिसर्च वेरिएबल्स कहलाएंगे। ये दो वो वेरिएबल्स हैं जिनमें आपने रिलेशनशिप चेक करना है, किसी का इंक्रीज हो रहा है, किसी का डिक्रीज हो रहा है, चेंज हो रही है ना, वेरीज कर रही हैं वैल्यूज़ इनकी। किसी जगह पर आईसीटी है, वो अच्छी साबित होगी किसी आपकी रिसर्च स्टडीज़ में, किसी जगह पर एकेडमिक अचीवमेंट है, वो डाउन जा रही होगी, अप एंड डाउन चल रहे होंगे। ठीक है, वो वेरीज करती हैं इनकी दोनों की वैल्यूज़, तो ये दोनों आपके रिसर्च वेरिएबल्स कहलाते हैं। क्लियर है? ये तो जी ठीक है मैम। मैम, क्वालिटेटिव एग्जांपल फ्रॉम क्वालिटेटिव रिसर्च वेरिएबल की। ओके, क्वालिटेटिव वेरिएबल, वैसे हम ये अभी आगे हम पढ़ने जाएंगे, कंटिन्यूस एंड कैटेगोरिकल वेरिएबल्स की तरफ आएंगे, तो हम यहाँ पर ये क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वेरिएबल की ही टाइप्स हैं। सिंपली क्वालिटेटिव वेरिएबल वो होते हैं जो जस्ट आपकी वैल्यूज़ को लेबल्स में आपकी वैल्यूज़ को कैटेगरीज में डिफाइन करें, वो क्वालिटेटिव कहलाते हैं। किसी किस्म की कोई न्यूमेरिक फॉर्म नहीं होती। ठीक है, और जो आपके वेरिएबल्स होते हैं जो न्यूमेरिक फॉर्म में होते हैं, वो आपके क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं, जिनके डाटा को आप इन नंबर्स मेजर करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, डिफरेंट टाइप्स हैं वेरिएबल्स की, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, मॉडरेटिंग, इंटरवेनिंग, कंट्रोल्ड वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल, कैटेगोरिकल वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल। मोस्टली जो हमारे रिसर्च में, रिसर्च प्रॉब्लम में जो मोस्टली यूज़ होते हैं, वो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। हमारा मेन फोकस इन दो चीज़ों पर होता है। हमने इन्हीं को अपनी रिसर्च स्टडी में इन्हीं के रिलेशनशिप को, इन्हीं के कॉज एंड इफ़ेक्ट को चेक करना होता है। उसके अलावा जो मॉडरेटिंग और इंटरवेनिंग वेरिएबल्स हैं, ये जस्ट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर शामिल किया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक्सट्रेनियस पूछा जाता है। कंट्रोल्ड वेरिएबल जो हैं, वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट के ही वर्क समझ लें, फंक्शन समझ लें, उन्हीं में से एक को कंट्रोल कहा जाता है। कंफाउंडिंग वेरिएबल भी बहुत कम यूज़ होने वाला ये वेरिएबल है। इसका ज़िक्र बहुत सारी जगहों पे नहीं भी मिलता, लेकिन मैं यहाँ पर इसीलिए डाल रही हूँ कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाए तो आपके लिए बिल्कुल ये अननोन चीज़ ना हो। पूछा भी जा सकता है कि क्या होते हैं, तो आपको थोड़ा आप फेमिलियर हो इससे। कैटेगोरिकल वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल, ये सारे हम वेरिएबल्स पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले आते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरफ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल की डेफिनेशन जो है, उसमें जस्ट एक वर्ड का फ़र्क है, जो आपने एज इट इज़ माइंड में रखनी है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर। मैनिपुलेट का वर्ड जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है। ठीक है, और डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए सेम डेफिनेशन होगी, जस्ट एक वर्ड का डिफरेंस है, मैनिपुलेटेड के बजाय मयर्ड यूज़ करेंगे। वेरिएबल दैट इज़ मयर्ड बाय द रिसर्चर। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसका इफ़ेक्ट जो है रिसर्चर अपनी स्टडी पर चेक करने जा रहा है। ठीक है, ये ऑलरेडी जो है एक किस्म का वेरीफाइड होता है, इस पर रिसर्चर ने कोई काम नहीं करना होता, लेकिन इसकी वजह से दूसरा वेरिएबल जो कि डिपेंडेंट कहलाता है, उसका उस पर रिजल्ट्स चेक करता है कि इस इंडिपेंडेंट की वजह से उस वेरिएबल पर क्या असर पड़ेगा। अब नाम से ही जाहिर है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, आज़ाद वेरिएबल है। डिपेंडेंट है जो कि डिपेंड एक्सक्यूज कर मी रहा है। जी मैम, इनको कॉज एंड इफेक्ट भी बोल सकते हैं जी दोनों को? बिल्कुल, जी बिल्कुल, कॉज एंड इफ़ेक्ट वेरिएबल्स भी कहलाते हैं ये।
अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कुछ जी नाम हैं, आप लोग नोट कर लें, अदरवाइज मेरे हैंड आउट्स पर भी मेंशन है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज वेरिएबल कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट वेरिएबल कहते हैं। जी मैम। ठीक है, और भी काफ़ी इनके नाम हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्सपेरिमेंटल, प्रिडिक्टर, एक्टिव, इफेक्टिव एंड ट्रीटमेंट वेरिएबल कहलाता है, जिसका हम ट्रीटमेंट मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का है जो हम डिपेंडेंट पे कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो मैम डिपेंडेंट डिपेंडेंट को क्या कहते हैं? किसको? कॉज तो इंडिपेंडेंट को कहते हाँ हैं जी, डिपेंडेंट को और इफेक्ट डिपेंडेंट कहते वेरिएबल हैं। इफेक्ट कहते हैं, इफेक्ट, इफेक्ट कहते हाँ हैं। जी। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट की मैंने एक आपको एग्जांपल दी थी कि आप स्टडी करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ आईसीटी ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। तो आईसीटी का इफेक्ट चेक करने जा रहे हैं एकेडमिक अचीवमेंट पर। तो इनमें से आपको ये टॉपिक सुनकर या रिसर्च प्रॉब्लम को सुनकर आपको क्या पता चल रहा है कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और हम कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है? हाँ जी, रिस्पॉन्स करें। जो स्टूडेंट अचीवमेंट होगी दैट विल बी डिपेंडेंट, और आईसीटी की इन माय थोड़ा ओपिनियन लाउडली विल बोलें बी प्लीज, मुझे आवाज़ इंडिपेंडेंट। नहीं आ रही। जो स्टूडेंट अचीवमेंट है दैट जी, विल बी डिपेंडेंट, और जो आईसीटी इफेक्ट है वो इंडिपेंडेंट, दैट विल हम बी उसको चेक कर रहे इंडिपेंडेंट, होंगे इन यस माय। बिल्कुल, क्योंकि आईसीटी जो है ऑलरेडी मैनिपुलेटेड वेरिएबल है उसका, और वो एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम कर रहा है। रिसर्चर ने उसको यूज़ करना है एकेडमिक अचीवमेंट को मैयर करने के लिए। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट इज़ मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल होता है दैट इज़ मैयर्ड बाय द रिसर्चर, यानी रिसर्चर ने इसे मैयर करना है थ्रू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक एग्जांपल है इफेक्ट ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑन स्टूडेंट्स एकेडमिक अचीवमेंट। सेम इसी में जो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है ऑलरेडी ये मतलब वेल इस्टेब्लिश्ड होता है स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का यहाँ पर काम कर रहा है, और स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल के तौर पर यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो अब ये दोनों आई थिंक आपको क्लियर होंगे, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट मैम वेरिएबल। जी मैम मेन सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जो चीज मेजर की जा रही है दैट इज डिपेंडेंट, और जो बिल्कुल, चीज ये नहीं हो रही, मतलब रिसर्चर उसको अप्लाई कर रहा है किसी भी चीज के लिए, दैट इज इंडिपेंडेंट। जी बिल्कुल। और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में मैंने हैंडआउट्स में भी एक लाइन लिखी हुई है कि द वेरिएबल अ रिसर्चर इज़ इंटरेस्टेड इन। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसमें रिसर्चर का सारा इंटरेस्ट होता है, जिस पे वो इफेक्ट चेक करने जा रहा होता है, जिसमें वो चेन चेक करने जा रहा होता है। पूरी स्टडी का जो फोकस होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर ही होता है, लेकिन हेल्प किससे ले रहा होता है? वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल से ले रहा होता है उसकी स्टडी के रिजल्ट्स को देखने के लिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ठीक है पढ़ रहे हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल है ये जो बाकी वेरिएबल्स हैं ये एक्सक्यूज दोनों मी, ये जो नॉर्मली टेस्ट लिया जाता है तो वो जो टेस्ट हमारे पास होगा वो इंडिपेंडेंट में आएगा, और फिर जो बाद में स्टूडेंट्स की हमारे पास मार्क्स या जो भी ग्रेडिंग आएगी जो जी वो बिल्कुल, डिपेंडेंट होंगे। जी बिल्कुल डिपेंडेंट में आएगा, ऐसा ही है। ओके मैम। ओके। कल आप लोग अगर इसके डिफरेंस को क्लियर करना भी चाहते हैं तो आप लोग ऐसे करिएगा, ग्रुप में कोई से 5-5 टॉपिक या प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसमें मुझे आप लोग क्लियर करके दीजिएगा कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है। देन मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों को समझ में आया है या नहीं। अच्छा मैम, वन क्वेश्चन प्लीज। जी, कितने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं एक जी, रिसर्च टॉपिक में? जी, समझ नहीं आई मुझे बात आपकी। रिसर्च टॉपिक में एक टॉपिक के अंदर कितने डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं? मोर देन वन डिपेंड हो करता सकते है। हैं, मोर देन वन हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो एक अच्छी इफेक्टिव रिसर्च होती है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो जस्ट एक ही होता है, उसका फोकस एक होता है, एक पर होता है। हो सकते हैं एक से ज़्यादा, लेकिन वो स्टडी बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाती है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो हमारे एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आईसीटी का इफ़ेक्ट है स्टूडेंट की अचीवमेंट पे भी चेक कर रही हूँ, और स्टूडेंट की फ्यूचर पर भी मैं स्टडी कर रही हूँ। तो इसमें स्टूडेंट का जो फ्यूचर है या ब्राइट फ्यूचर कह दूँ मैं उसे, और ये जो स्टूडेंट की उस ईयर की जो अचीवमेंट है, ये 2 अलग-अलग वेरिएबल्स हो जाएँगे। ठीक है?
ठीक है मैम, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट हम लोग स्टडी कर रहे हैं मॉडरेटिंग वेरिएबल को। अब जो बाकी वेरिएबल्स हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल कुछ भी नहीं होता, ये यूज़ भी नहीं होते आपके टॉपिक में। ये जस्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि होते क्या हैं ये एक्चुअली। तो मॉडरेटिंग वेरिएबल होते हैं ये वेरिएबल जो होते हैं रिसर्चर ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा होता है, प्री डिटरमिन्ड होते हैं, ठीक है। उसके प्लान का पार्ट होते हैं, उसे अंदाज़ा होता है कि ये वाले जो प्रॉब्लम्स या सिचुएशन है ये अकर हो सकती है मेरी स्टडी में, ठीक है। तो इसका एक और भी नेम है कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल, वो मेरे मटेरियल में लिखा हुआ है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ डालने का मकसद सिर्फ रीज़न एक ही है कि आपको ये टर्म्स न्यू ना लगें, कभी आप दोबारा बार बार स्टडी करेंगे तो आपके माइंड में ये अच्छे तरीके से आ जाएंगी। अगर पेपर में कभी भी मॉडरेटिंग वेरिएबल का जिक्र हुआ तो आपको ये होगा। मैम मॉडरेटिंग वेरिएबल्स को और क्या कहते हैं? कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल, CONCOMITANT, कॉन्कॉमिटेंट वेरिएबल, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो है वेरिएबल है ये रिसर्चर इसे डायरेक्टली स्टडी नहीं करता स्टडी में, ठीक है, शामिल नहीं होते ये वेरिएबल, लेकिन इनका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ता है थोड़ा बहुत हमारी स्टडी में। ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों के रिलेशनशिप पे भी थोड़ा सा इफ़ेक्ट डालते हैं। रिसर्चर इसके बारे में अंदाज़ा कर लेता है कि ऐसी सिचुएशन मेरे साथ आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आईसीटी का जो इफ़ेक्ट है वो करने जा रही हूँ स्टडी स्टूडेंट की एकेडमिक अचीवमेंट पर। अब मैं आईसीटी की को यूज़ करते हुए क्लास में लेक्चर कंडक्ट कर रही हूँ एक्सपेरिमेंट के तौर पर। तो वहाँ पर मैंने बाकी सारी सिचुएशन तो मुझे अंदाज़ा था, मुझे एक सिचुएशन का और अंदाज़ा था कि हो सकता है कि कोई स्टूडेंट वहाँ पर ब्लाइंड हो, ठीक है, मेरी क्लास में कोई स्टूडेंट ब्लाइंड भी हो सकता है। तो अब मुझे थोड़ा बहुत वो कैसे इस टेक्नोलॉजी का यूज़ या जो विजुअल चीज़ें हैं उन्हें कैसे देख सकेगा। लेकिन मुझे एक्सपेक्टेड मेरे रिसर्चर के माइंड में थे, प्री डिटरमिन्ड थे, लेकिन रिसर्चर जो है उन्हें अपनी स्टडी में शामिल नहीं करता, इनको इग्नोर कर देता है, ठीक है। वो मॉडरेटिंग वेरिएबल होते हैं। उससे ज़ाहिर सी बात है थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है स्टडी पर। जब आप स्टूडेंट के 2 ग्रुप्स बनाएंगे, वो ब्लाइंड स्टूडेंट एक ग्रुप में चला जाएगा, जब आप टेस्टिंग करेंगे तो ब्लाइंड स्टूडेंट है, ज़ाहिर है वो टेस्टिंग थोड़ी सी डाउन रहेगी उसकी एक नॉर्मल स्टूडेंट की निस्बत। तो उससे क्या होगा कि आपके रिजल्ट्स में थोड़ा सा फ़र्क आएगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली कोई आपकी स्टडी में इफ़ेक्ट डाल रहे हों, रिसर्चर को थोड़ा सा एक्सपेक्टेड हो ये कि ऐसा होगा, लेकिन वो बस फिर उनको स्टडी नहीं करता, इग्नोर कर देता है, ठीक है। वो मॉडरेटिंग वेरिएबल कहलाते हैं। क्लियर है? यस मैम। आगे है इंटरवेनिंग वेरिएबल। इंटरवेनिंग नाम से ही पता चल रहा है, इंटरवेन करने वाले, मुदाखलत करने वाले वेरिएबल, ठीक है। ये वेरिएबल ऑलरेडी मतलब रिसर्चर को नहीं पता होते इनके बारे में, ये अचानक से अकर होते हैं, ठीक है, सडन अकर होते हैं। और जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप है, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की टर्म जहाँ भी यूज़ हो उसका मतलब है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल का रिलेशनशिप, ठीक है, उन को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप आईसीटी की क्लास ले रहे हैं और अचानक से लाइट चली जाती है और आपके पास कोई बैकअप भी नहीं है, तो ऐसी सिचुएशंस इंटरवेनिंग सिचुएशन कहलाती है, ठीक है। तो वो जो वेरिएबल लोड शेडिंग का अकर हो रहा है वो इंटरवेनिंग वेरिएबल के तौर पे अकर हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी जो स्टडी है उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप वेट करेंगे, आपका सारा वो जो डेकोरम है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है। जस्ट यही इंटरवेनिंग वेरिएबल का आपने माइंड में रखना है, इंटरवेन से याद रखना है कि मुदाखलत से है, ठीक है। और लोड शेडिंग की एग्जांपल आपके माइंड में रहेगी तो आपको इंटरवेनिंग वेरिएबल कभी नहीं भूलेगा। आगे है कंट्रोल्ड वेरिएबल, कंट्रोल्ड और एक्सट्रेनियस मैम वेरिएबल। तो साजिश भी कह सकते हैं? साजिश नहीं साजिश जो है वो तो फिर एक अलग सिचुएशन हो जाती है, वो फिर रिसर्चर ने बिगाड़ी हुई होगी, वरना इंटरवेनिंग ये है कि लोड शेडिंग तो आपको पता बगैर साजिश के भी हो जाती है। तो कंट्रोल्ड और एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्सट्रेनियस और कंट्रोल्ड वेरिएबल मैं साथ इसलिए बोल रही हूँ कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है वो अनकंट्रोल्ड वेरिएबल है। जी कोई मैम ये जो लोड शेडिंग है ये मॉडरेटिंग में भी तो आ सकता है ना, जैसे हमें पता होता है कि लाइट जा सकती है। अगर एक रिसर्चर नहीं, अगर रिसर्चर उसको एज ए इन वेरिएबल्स का यही आपने इसी थीम को चेक करना है।
अगर रिसर्चर ऑलरेडी अपने प्लानिंग में लोड शेडिंग को शामिल कर रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसको है एक्सपेक्टेशन के लाइट जा सकती है, तो आप लोड शेडिंग को एज अ मॉडरेटिंग वेरिएबल लेंगे। अगर फॉर एग्जांपल उसने क्या किया हुआ होगा कि जनरेटर भी अरेंज किया हुआ होगा, ठीक है, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे उस टाइम पे जनरेटर भी साथ छोड़ जाता है, तो वो लोड शेडिंग आपके लिए इंटरवेनिंग वेरिएबल में इंक्लूड हो जाएगी कि आप मतलब जनरेटर वाली सिचुएशन को आपने सीरियस नहीं लिया या उसको उसका सेटअप सही नहीं रखा या जो भी था, वो इंटरवेनिंग में आ जाएगी, ठीक है। ओके मैम। ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, ये हमारे रिसर्च प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग होते हैं। उस टाइम पे हम जिस तरीके से अपना टॉपिक या प्रॉब्लम को यूज़ कर रहे होते हैं ना, उसी तरीके से हम वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है। बस आपको माइंड में क्लियर होने चाहिए। आपके सामने जिस तरह आपने मुझसे ये सवाल किया, इस तरह सवाल आपके सामने भी आपसे भी किया जा सकता है कि जी वो मॉडरेटिंग क्यों नहीं हो सकता, तो आप इसी तरीके से उन्हें सिचुएशन समझा सकती हैं कि अगर तो वो ऑलरेडी प्री डिटर्मिन्ड है, यानी उसके माइंड में था कि लोड शेडिंग होगी। फॉर एग्जांपल उसके माइंड में है मैं पाकिस्तानी हूँ या होती है लोड शेडिंग हर घंटे पर, तो वो तब तो वो मॉडरेटिंग में आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल वो किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पर नहीं है लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट और वहाँ सडन हो जाती है, तो वो इंटरवेनिंग में आ जाएगा। कंट्रोल्ड और एक्सट्रेनियस वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल के बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रेनियस यानी अनकंट्रोल्ड वेरिएबल कहलाते हैं। एक्सट्रेनियस वेरिएबल, ठीक है, एक्सट्रेनियस का एक और नाम अनकंट्रोल्ड वेरिएबल है। ये दोनों वेरिएबल्स नाम से ही पता चल रहे हैं। कंट्रोल्ड वेरिएबल वो वेरिएबल है जो फुली कंट्रोल्ड होते हैं रिसर्चर के पास। फॉर एग्जांपल यानी ये हमेशा सेम रहते हैं, जैसे ये होते हैं ये एज इट इज़ रहते हैं। कंट्रोल को आप एक किस्म का इंडिपेंडेंट भी फ़र्ज़ कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सेम एज इट इज़ रहता है शुरू से स्टार्ट तक, जो उसका क्राइटेरिया वो फिक्स रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो कंट्रोल्ड वेरिएबल कहलाते हैं। स्टूडेंट्स बहुत लेट ज्वाइन करते हैं क्लास। ओके, उसके अलावा एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं जिस पे मतलब जो एक किस्म का नाम से आप एक्सट्रेनियस के नेम से ले लें एक्स्ट्रा, ठीक है, जो ना इंडिपेंडेंट है ना डिपेंडेंट है, अदर देन बोथ वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ठीक है, वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाते हैं। और ये अनकंट्रोल्ड वेरिएबल होते हैं, ऐसे वेरिएबल्स जो अकर हो जाएं और हमारी स्टडी पर भी असर डालें लेकिन हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकें, वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाते हैं। किसी भी किस्म की ऐसी सिचुएशन आ जाए आपकी रिसर्च में जो आपके कंट्रोल में ना हो, वो एक्सट्रेनियस में आ जाएगी, ठीक है। कंफाउंडिंग वेरिएबल ये बहुत मतलब रेयर है वेरिएबल, बहुत कम यूज़ होता है, तो इसके बारे में आपको जस्ट इतना ही पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल भी है, ये भी इफ़ेक्ट डालता है आपकी स्टडी पर, आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिलेशनशिप पे असर डालता है, ठीक है, कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप पर असर डालता है। तो जस्ट इसके बारे में आपको इतना ही पता हो कि कंफाउंडिंग वेरिएबल, इसका एक उर्दू मीनिंग भी था, मेरे माइंड में नहीं आ रहा, इसका भी कुछ ऐसा ही था कि बेजा जो एक किस्म का ऐसे दरमियान में आ जाए। अब मेरे माइंड में वो मीनिंग नहीं आ रहा, आप इसका सर्च करिए कंफाउंडिंग के मीनिंग्स। कैटेगोरिकल वेरिएबल एंड कंटिन्यूस वेरिएबल। कैटेगोरिकल नेम से पता चल रहा है, इन कैटेगरीज, इन टर्म्स ऑफ कैटेगरी, ठीक है, कैटेगोरिकल वेरिएबल कहलाता है। अब कैटेगोरिकल मीन्स, कैटेगरीज मीन्स क्या, फॉर एग्जांपल एक जेंडर की कैटेगरी में आप डाटा लेते हैं, जस्ट दो ऑप्शंस मेल एंड फीमेल, ठीक है, तो ये एक कैटेगोरिकल वेरिएबल है जेंडर। इसी तरह हम आप लेते हैं एज ग्रुप, आप ग्रुप बना देते हैं चाइल्ड, यंग, ओल्ड, ठीक है, इस तरह के ये कैटेगरीज डिफरेंट बना दी हैं आपने, तो ये कैटेगोरिकल वेरिएबल कहलाएगा। और ये क्वालिटेटिव होते हैं नेचर में, ठीक है, इसमें जो होते हैं जस्ट आपकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो उसमें होती हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वालिटेटिव फॉर्म में होती हैं। क्वालिटेटिव मीन्स कि जस्ट लेबलिंग कर दी जाती है एक जेंडर, आपने जेंडर को ही स्टडी करना होता है और कोई किसी किस्म की न्यूमेरिक नंबर वैल्यूज़ कोई कैलकुलेशन शामिल नहीं होती। कंटिन्यूस वेरिएबल्स जो है ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहलाते हैं आपके, ऐसी वैल्यूज़ जो किसी भी रेंज के दरमियान कहीं भी एग्जिस्ट करती हों वो कंटिन्यूस वेरिएबल्स कहलाते हैं।
तो क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। और उसके मैम अगेन कंटिन्यूअस प्लीज। कंटिन्यूस वेरिएबल्स होते हैं ऐसी वैल्यूज़ जो किसी भी गिवन रेंज में कहीं भी किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट करती हों, ठीक है। और इन्हें क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स भी कहते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हाइट आ जाती है। अब हाइट में आपको पता है कि इन चीज़ के साथ साथ बाकी पॉइंट्स में इंक्लूड हो रहे होते हैं। तो इसी तरह जो है हाइट के साथ और किस चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं, काफ़ी सारी वैल्यूज़ ऐसी होती हैं जो दो गिवन पॉइंट्स के दरमियान आपको रेंज दी जाए। फॉर एग्जांपल हाइट की भी लिमिट है इन ह्यूमन, तो उनके दरमियान जो है किसी भी पॉइंट पे किसी भी जगह पर एग्जिस्ट करे वैल्यू वो कंटिन्यूस कहलाती है, बट इन न्यूमेरिक फॉर्म्स, ठीक है। ये वेरिएबल्स है आप लोगों के जो कि रिसर्च में शामिल होते हैं। आप लोगों को क्लियर है तो बताएं मुझे। मैम आपने अभी हमने मॉडरेटिंग वेरिएबल भी किया, इंटरवेनिंग भी किया और एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी किया, जी ऐसे ही है ना? जी जी तो हमने एग्जांपल लोड शेडिंग की ली थी ठीक है और हमने एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहा था कि ये अनकंट्रोल है, जी मतलब जी इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते बिल्कुल। ऐसे। एक्सट्रेनियस में तो आप एक लोड इंक्लूड कर लें, फॉर एग्जांपल कोई वेदर सिचुएशन आ जाती है, जी ठीक है। बहुत ज़्यादा कोल्ड इन्वायरमेंट होता है, ओके तो आप कुछ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रूम का इंक्रीज़ कर रहा होता है। आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते रिसर्चर उस टाइम पर। कोई ऐसी स्टडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई लेबॉर्ट्री रिसर्च है, तो उसमें वो टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो इस टाइप के जो वेरिएबल्स हैं ये अनकंट्रोल्ड या एक्सट्रेनियस वेरिएबल में शामिल हो सकते हैं। मैम ये तो क्लियर है, बट मुझे कंफ्यूजिंग ये है कि अगर एक रिसर्च करता है उसमें लोड शेडिंग प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है ठीक है। अब उसको मॉडरेटिंग कैटेगरी में करते हैं, कैटेगराइज इंटरवेनिंग में करते हैं, मतलब कि मॉडरेटिंग तो वो हो गया ना जो प्री डिफाइंड था, रिसर्चर को पता था कि ये हो बिल्कुल सकता है, हाँ हाँ ठीक है। और अपनी हम अगर जनरेटर जेयर्स का अरेंजमेंट कर लेते हैं और अगर वो भी काम नहीं करता तो हम कहेंगे देन लोड शेडिंग को हम कंसीडर कर लेते हैं कि इंटरवेनिंग वेरिएबल है, ठीक है ठीक है। और हाँ एक्सट्रेनियस वेरिएबल भी उसमें ही आ गया कि अनसर्टेन कंडीशन आ गई जिसको हम अनकंट्रोल नहीं कर सके। तो मतलब कि लोड शेडिंग को हम एक रिसर्च में फिर किस वेरिएबल में देखें मेरी बात सुने। जो आप एक्सट्रेनियस और इंटरवेनिंग में आई थिंक कंफ्यूज हो रही हैं, ठीक है। जो इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है ना, जो सडनली अकर हो जाता है, ठीक है, और ये रिलेशनशिप को भी मतलब असर डाल रहा होता है लेकिन डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल नहीं होता, ठीक है। अच्छा फॉर एग्जांपल हम कोई और एग्जांपल लेते हैं। जो आप लोगों के स्टूडेंट्स के टेस्ट है उनकी परफॉर्मेंस चेक करना चाह रहे हैं हम। तो अब कुछ वेरिएबल्स ऐसे हैं जो कि स्टूडेंट को की हमें परफॉर्मेंस को मेजर करने में ना प्रॉब्लम कर रहे हैं। अब उसमें क्या चीज़ें हो सकती हैं जो स्टूडेंट का रिज़ल्ट डाउन आया है उसमें। अच्छा कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें एंग्जाइटी लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो अब जो वो एंग्जाइटी लेवल है या स्टूडेंट का जो स्ट्रेस है, ठीक है, वो इंटरवेनिंग वेरिएबल के तौर पे काम कर रहा है क्योंकि सब स्टूडेंट्स में नहीं होता स्ट्रेस। कुछ स्टूडेंट्स का लेवल ऑफ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हाई होता है। कोई बात नहीं भी होती है, कोई टेंशन वाली सिचुएशन नहीं भी होती, तब भी वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस से गुजरते हैं जिसकी वजह से वो अपने रिजल्ट्स पर उनके रिजल्ट्स पर बुरा असर पड़ता है। तो वो जो वेरिएबल है एंग्जाइटी का या स्ट्रेस का, वो इंटरवेनिंग वेरिएबल कहलाएगा। वो यानी मुदाखलत कर रहा है हमारी रिसर्च में, ठीक है। ओके समझ आ रही है? जी जी आप लोगों को तभी मैं कह रही हूँ कि आप कोई से 5-5 एग्जांपल्स जो हैं टॉपिक की उनमें से मुझे वेरिएबल्स लिखकर जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक मुझसे शेयर करेंगे तो आई थिंक मुझे भी अंदाज़ा होगा कि आप लोग सही से समझ पा रहे हैं नहीं इन वेरिएबल्स को। लेकिन मोस्टली जो बाकी में आपको परेशान ना हो, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं। मॉडरेटिंग और इंटरवेनिंग भी पूछा जाता है। बाकी ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वेरिएबल या कैटेगोरिकल और कंटिन्यूअस जो कि सेम ही चीज़ें हैं, इनके बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ओके मैम एक्सक्यूज मी, जी हमारे रिसर्च स्टडीज में क्या इन जो अदर देन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हाईलाइट किया जाता है
वो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है इसके नहीं, इंस्टेड ऐसा नहीं इन होता। वेरिएबल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा नहीं होता। इनमें से कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो ऑब्जर्वेबल होते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल ऑब्जर्वेबल ही नहीं होते, बस माइनर सा डिफरेंस होता है जो सिर्फ़ रिसर्चर को पता होता है कि फलाँ चीज़ से थोड़ा-सा इफ़ेक्ट पड़ा है, ठीक है? अब जैसे मैं बता रही हूँ कि मैंने क्लासरूम लेवल पर ही रिसर्च की थी एक्सपेरिमेंटल, तो उसमें मैंने कुछ सिचुएशंस फ़ेस की थी, जिन्हें मैंने स्टडी का पार्ट नहीं बनाया था, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ें मैंने फ़ेस की थी वहाँ पर, ठीक है? स्टूडेंट्स का इस टाइप की सिचुएशन में मुझे देखनी पड़ी थी, एंग्जायटी लेवल्स या स्टूडेंट का फैमिली बैकग्राउंड वो चीज़ें अफेक्ट डाल रहा था, स्टूडेंट्स का रेगुलर ना आना, लेकिन मैंने वो रेगुलर ना आने को भी मुझे हाइड करना पड़ा था क्योंकि मेरी स्टडी इफेक्ट पड़ रहा था, स्टूडेंट कंप्लीट नहीं हो सकते थे, तो फिर वो रिसर्च पे प्रॉब्लम होना था और टाइमिंग थी नहीं, लॉकडाउन था। तो कुछ इनमें से वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो हम या रिसर्चर इग्नोर कर देता है, रिसर्चर को पता होता है जस्ट कि वो किन सिचुएशन से गुजरा है, इनमें से कौन से एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स आए हैं, किन वेरिएबल्स इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कौन से शामिल हुए हैं। जस्ट एज अ रिसर्चर आपको पता होना चाहिए कि ये वेरिएबल्स होते क्या हैं, ठीक है? तो ये मैम रिसर्च की फिर उसकी रेपुटेशन पे या उसकी इफेक्टिविटी पे ये पड़ता है, असरअंदाज नहीं होते? असरअंदाज ने होते आप हैं, गुड क्वालिटीज बताई थी, तो अगर आप उसको हाइड कर देंगे फिर तो ये बिल्कुल असरअंदाज होते हैं, असरअंदाज होते हैं। एज अ स्टूडेंट ज़ाहिर है हमें टाइम पर डिग्री लेनी होती है, रिजल्ट लेना होता है, तो हमें सिचुएशन को ज़रा थोड़ा सा हैंडल करना पड़ता है, लेकिन जो एक्चुअल असल में रिसर्च है उसमें ज़ाहिर सी बात है ये चीज़ें असरअंदाज होती हैं। थैंक यू मैम। वेलकम। हाँ जी, आगे हम लोगों ने पढ़ना है रिसर्च वैलिडिटी। अब मुझे आप लोग बताएं कि रिसर्च वैलिडिटी का टॉपिक भी पढ़ा दूं? Yes, ma'am. पढ़ा दें। वैलिडिटी वैलिडिटी एक सेल्फ काफी ब्रॉड टर्म है जी, और समझ नहीं आई आपकी इम्पोर्टेंट बात। है। वैलिडिटी को एक्सप्लेन कर दें, लाजमी नहीं है हाँ जी, यार, वो मैं इट्स करती हूँ, अराउंड बेफ़िक्र रहें। हम नेक्स्ट टाइम भी पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। जी, मैं करती हूँ। एक सेकंड, एक स्टूडेंट क्लास जॉइन करना चाह रहे हैं, मैं ज़रा उन्हें ओके। वैलिडिटी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो वैलिडिटी होती है वो एक्चुअल में ये है कि हम कोई भी जो डेटा है अपना, एक सेकंड प्लीज़। अच्छा सॉरी। अच्छा, वैलिडिटी, रिसर्च वैलिडिटी जो होती है एक्चुअल में हम जिस मकसद के लिए अपनी रिसर्च को कंडक्ट करने जा रहे हैं, क्या वो मकसद हमारा फुलफ़िल हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है? हमारी रिसर्च जो है अकॉर्डिंग हमारे पर्पस के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो रिसर्च हमारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर रही होगी वो रिसर्च एक्चुअल में वैलिड कहलाएगी, ठीक है? तो ये बहुत सिंपल इसकी जो आसान अल्फाज में है वैलिडिटी का, वो मैंने आपको बताया है। तो रिसर्च वैलिडिटी की कुछ यहाँ पर मैंने टाइप्स डिस्कस किए हैं। इंटरनल वैलिडिटी होती है, किसी भी रिसर्च को इंटरनली हम चेक करेंगे, इनकी मज़ीद डिटेल मैं अलग से बताती हूँ। एक्सटर्नल वैलिडिटी, एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी, कंकरेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी और क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड फेस वैलिडिटी। मैं ज़रा चेक कर लूँ कि रिकॉर्डिंग भी हो रही है या नहीं हो रही है। हो रही है, उस दिन की तरह ना प्रॉब्लम हो। ओके। अब इंटरनल वैलिडिटी जो होती है, सिंपल इंटरनल आप मीनिंग से याद रखें कि जो आपके रिसर्च का स्ट्रक्चर है उसको चेक कर रही हो कि जो आपकी स्टडी कंडक्ट की गई है वो स्ट्रक्चर के लिहाज से आपके ऑब्जेक्टिव्स को फुलफ़िल कर रही है या नहीं कर रही। स्ट्रक्चर आप ऐसे भी लगा लें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे बेसिक स्टेप्स बताए मैंने 6 कोई रिसर्च कंडक्ट करने के। अगर आपकी स्टडी उसी सीक्वेंस से चलती हुई आ रही है तो वो इंटरनली वैलिड स्टडी है, ठीक है? और आपके ऑब्जेक्टिव जो भी चीज़ आप कंडक्ट करना चाह रहे हैं उससे हटकर नहीं जा रही और उसी सिस्टमैटिकल वे में वो रिसर्च वर्क कर रही है, तो वो इंटरनली वैलिड रिसर्च कहलाएगी, ठीक है? जहाँ पर इंटरनल यानी आप उसके स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल वैलिडिटी में ये होता है कि जो आपकी रिसर्च के जो रिज़ल्ट्स या फाइंडिंग्स आई हैं,
क्या वो रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में एप्लीकेबल है या नहीं है, ठीक है। यानी जो एक्सटर्नली आपका जो अब रिसर्च स्टडी है वो यूज़ हो रही है, तो वो एक्सटर्नली वो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव है, जिस प्रॉब्लम को फाइंड करने के लिए आपने वो स्टडी की थी, वो उस प्रॉब्लम को फाइंड कर पा रही है या नहीं कर पा रही, वो एक्सटर्नल वैलिडिटी कहलाती है। एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी जो होती है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों चीज़ें एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी में देखी जाती हैं। यानी अब उन्हीं चीज़ों को जो इंटरनली आप चेक कर रहे थे कि वैलिड है या नहीं, और जो एक्सटर्नली चेक कर रहे थे, अब उसको एक एक्सपेरिमेंटल वे में रियल लाइफ में यूज़ करके आप चेक करेंगे कि उसको स्ट्रक्चर के लिहाज से वैलिड है या नहीं, या वो जो है अपनी एप्लीकेशन के लिहाज से वैलिड है या नहीं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल में आप अब उसको एक्सपेरिमेंटली चेक करेंगे। अगर तो वो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव्स होगी तो इट मीन कि ये रिसर्च स्टडी जो है उसमें एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी है। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? यस मैम, यस ओके। मैम, यस मैम। ये आपको मैं सिंपल वर्ड्स में इसीलिए समझा रही हूँ कि मेरा खुद इसी बात पे वो है कि बजाय आप एग्जैक्ट डेफिनेशंस याद करने के, आप कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखें कि आप के सामने स्टेटमेंट किसी भी तरह की लिख दी जाए तो आप फ़ौरन से पहचान लें कि स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो इंटरनल वे में बात की जा रही है, अगर एप्लीकेशन की बात हो रही है तो एक्सटर्नल वे में बात की जा रही है, और अगर दोनों चीज़ों की बात हो रही है तो एक्सपेरिमेंटल वैलिडिटी की बात की जा रही है। तो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। डेफिनेशन आपके सामने कोई भी आए, आप उसमें जस्ट एक वर्ड को अंडरस्टैंड करते ही आप समझ जाएं कि ये कौन सी वैलिडिटी की बात हो रही है। अब है कंकरेंट वैलिडिटी। कंकरेंट वैलिडिटी ये होती है कि कंकरेंट के मीनिंग होते हैं साथ साथ, ठीक है। तो आप किसी भी दो एस्पेक्ट्स को साथ साथ चेक कर रहे हो, कोई सी दो चीज़ें एक फीचर को चेक कर रही हो, एक एस्पेक्ट को चेक कर रही हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट की अचीवमेंट है, अब स्टूडेंट की अचीवमेंट आप चेक कर रहे हैं इन फिज़िक्स, ठीक है। तो अब आप दो वे हैं आपके पास चेक करने के, एक टेस्ट आप लेंगे उसका थ्योरेटिकल, एक टेस्ट लेंगे आप प्रैक्टिकल। बताइएगा प्लीज। रिपीट करूं? ओके, कंकरेंट वैलिडिटी का मैं ये बता रही हूँ कि डिस्टॉर्शन हुई थी कौन? आपकी साइड पे मेरा ख्याल है इंटरनेट इशू है, हमें भी आपकी आवाज़ डिस्टॉर्शन फील हो रही है। यस मैम, कॉन्करेंट वैलिडिटी। अच्छा, कंकरेंट वैलिडिटी का मैं बता रही थी कि दो चीज़ों को आप साथ साथ चेक कर रहे हैं कि वो वैलिड है या नहीं। फॉर एग्जांपल कि आप स्टूडेंट की एक फिज़िक्स में आप थ्योरेटिकल पार्ट भी चेक करना चाह रहे हो, प्रैक्टिकल भी, जैसा कि होता भी है। तो आप वो दो डिफरेंट टाइप के टेस्ट एक ही मतलब स्टूडेंट की जो है उसको लेवल को चेक करने के लिए चेक कर रहे हैं, सब्जेक्ट को चेक करने के लिए। तो आप एक थ्योरेटिकल टेस्ट लेंगे और एक प्रैक्टिकल लेंगे, और उन दोनों के असेसमेंट या उन दोनों के स्कोर्स को आपस में कोरिलेट करके देखेंगे कि अगर तो दोनों के स्कोर्स उसके बहुत अच्छे हैं तो इसका मतलब ये है कि स्टूडेंट ने जो है वो है कंकरेंट वैलिडिटी पाई जाती है, यानी इस टेस्ट में कि स्टूडेंट प्रैक्टिकली एंड थ्योरेटिकली दोनों में ही अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है। यानी दो चीज़ें आप एट अ टाइम मेजर कर रहे हैं और वो दोनों अगर सेम वे में रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रही हैं तो इसका मतलब है कंकरेंट वैलिडिटी पाई जा रही है, ठीक है। कंटेंट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी नाम से पता है कंटेंट, ठीक है। किसी भी चीज़ का कंटेंट जो है अगर वो अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल कि आप स्टूडेंट की इंग्लिश जो है स्किल्स को चेक करना चाह रहे हैं, तो आप उसमें इंग्लिश रिलेटेड आपने किसी टेस्ट में क्वेश्चंस जो हैं वो इंग्लिश के ही डाले, इस टाइप के डाले हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के ही डाले हैं कि स्टूडेंट की इंग्लिश स्किल्स असेस हो सके। अगर आप उसमें कोई मैथ के क्वेश्चन भी पुट कर देते हैं तो वो ज़रा कंटेंट के लिहाज से इनवैलिड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। आप उसकी इंग्लिश स्किल्स देखना चाह रहे हैं, इंग्लिश रीडिंग राइटिंग, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो आप उसमें कंटेंट ऐसा डालेंगे अगर तो वो कंटेंट उसकी जो आप मेजर करने जा रहे हैं उसके लिहाज से ओके है तो वो कंटेंट वैलिडिटी कहलाता है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंस्ट्रक्ट
की जो डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्ट एक अलग से भी एक टर्म है जिसकी डेफिनेशन ये है कि इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक और कॉन्सेप्ट दैट कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली। ठीक है, ये वो कंस्ट्रक्ट वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिन्हें आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल एंग्जाइटी स्टूडेंट की, इंटेलिजेंस, ठीक है, स्टूडेंट जो डिप्रेशन है स्टूडेंट का, वो आप चेक नहीं कर सकते। सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, ठीक है, फेयर, इन चीज़ों को नहीं कर सकते। तो ये वो एलिमेंट्स या वो कंस्ट्रक्ट्स हैं जो कि डायरेक्टली वो नहीं होते, ऑब्जर्वेबल नहीं होते, मेजरेबल नहीं होते। तो अब कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी भी यही है, ठीक है, कि आपने जो आइटम है, जो भी है वो, फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट का डिप्रेशन लेवल मेजर करने के लिए एक आपने क्वेश्चनेयर फिल किया है, क्वेश्चनेयर तैयार किया है। अब उस क्वेश्चनेयर में आपने क्या ऐसे क्वेश्चंस या ऐसे कंस्ट्रक्ट डाले हैं जो जिससे स्टूडेंट का डिप्रेशन लेवल है वो आप मेजर कर सकें ईजीली। अगर तो आप कर सकते हैं, ठीक है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं या आपको वो आउटपुट मिल रही है जो आप चाह रहे थे, तो वो जो कंस्ट्रक्ट के लिहाज से वो वैलिड कहलाएगी आपकी रिसर्च स्टडी। ठीक है, क्लियर है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी? जी मैम। ओके, मैम एब्स्ट्रैक्ट वैल्यूज, जी जी बिल्कुल। जो आपके मुझे एक मिनट, आपका सवाल नहीं समझ में आया। एब्स्ट्रैक्ट वैल्यू कह रहे हैं आप? मतलब जो चीजें देख नहीं पाते वो कैसे चेक होंगी, वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी कहलाएंगी। मैंने एब्स्ट्रैक्ट का वर्ड यूज कर दिया उसको, जी जी जैसे बिल्कुल आपने जी। इंटेलिजेंस उसकी हाँ जी, बिल्कुल चीजें ऐसी ही बात। वैल्यूज़ जिनको आप वैसे क्लियरली नहीं वो आइडेंटिफाई कर सकते, लेकिन उनको मेजर करने के लिए आप कुछ कंस्ट्रक्ट डिज़ाइन करते हैं। अगर वो कंस्ट्रक्ट उसको हेल्प आउट कर रहे हैं मेजर करने में, तो वो कंस्ट्रक्ट के लिहाज से वैलिड कहलाएंगे। ठीक है, क्राइटेरियन वैलिडिटी ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक क्राइटेरिया डिसाइड किया है कि स्टूडेंट का डिफ़िकल्टी लेवल चेक करना है आपने। तो ज़ाहिर सी बात है, आप कोई भी टेस्ट तैयार करते हैं तो आप स्टूडेंट के लेवल, मेंटल लेवल को देखते हुए तैयार करते हैं। ऐसे नहीं करते कि स्टूडेंट थोड़े से हैं, मतलब उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा लो है और आप बहुत हाई लेवल का टेस्ट बना रहे हैं, जिसका आपको पता भी है कि वो स्टूडेंट उस पासिंग क्राइटेरिया भी आप उसे उन्हें 50 में से 40 दे रहे हैं। तो और आपको ये भी पता है कि जो टेस्ट मैंने बनाया है इसमें स्टूडेंट बामुश्किल 25 मार्क्स लेंगे, तो वो क्राइटेरिया के लिहाज से इनवैलिड टेस्ट होगा आपका। तो आपने ऐसा टेस्ट जो क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता हो, आपको खुद अंदाज़ा हो कि आपके स्टूडेंट के लिए मुश्किल नहीं है 40 अचीव करना, कर लेंगे स्टूडेंट्स। चलें सब ना सही, चंद एक तो कर सकें, यानी आपने इतना पढ़ाया है कि आप जो क्राइटेरिया रख रहे हैं उनके लिए, वो क्राइटेरिया उनके लिए वो इम्पॉसिबल नहीं है, तो वो चीज़ क्राइटेरियन वैलिड कहलाएगी। ठीक है, जो क्राइटेरिया आपने डिसाइड किया उसके लिहाज से जो है वो वैलिड कहलाएगा। फेस वैलिडिटी भी बहुत सिंपल है, वो ऐसा टेस्ट जो बाय फेस, ठीक है, यानी आपके देखने से ही आपको पता चल जाए कि जो चीज़ आप जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे या जो मेजर करना चाह रहे हैं वो ही कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप स्टूडेंट से कहें कि आपने इस चैप्टर की सारी ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करके आनी है, मैंने कल आप लोगों का ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेना है। अब आप कल वो बच्चे आएँ और आप उन्हें साथ दरमियान में कोई लॉन्ग आइटम भी इंक्लूड कर दें। अब स्टूडेंट जैसे ही टेस्ट को देखेगा, वो सबसे पहले ही देखेगा लॉन्ग क्वेश्चन एंटर किया हुआ है, तो स्टूडेंट हैरान हो जाएगा कि मैम ने तो ये कहा ही नहीं था। यानी बाय फेस ही वो टेस्ट बच्चे को पता चल गया है कि ये मतलब वो टेस्ट नहीं है जो कहा गया था। तो ऐसी चीज़ वो है बाय फेस इनवैलिड हो जाएगी। तो फेस वैलिडिटी का मतलब भी यही है कि आप देखें और टेस्ट को वो करें, देखते ही आपको पता चल जाए कि आपने जो बाय लुक या बाय अपीयरेंस जो टेस्ट डिसाइड किया था वही है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ओके, बस इतना बहुत है आज के लिए। रिसर्च वैलिडिटी एंड रिसर्च वेरिएबल्स, ये 2 टॉपिक्स मैंने आप लोगों को करवाए हैं। आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो अभी भी पूछ सकते हैं। अभी टाइम यस 8 मैम। मिनट्स हैं। जी, कल इंशाल्लाह हम रिलायबिलिटी को पढ़ेंगे।
और कल ही हम हाइपोथेसिस वाला भी कवर करेंगे टॉपिक। कल नहीं, सॉरी, नेक्स्ट वीक जो क्लास होगी, कल सर जावेद साहब आप लोगों को पढ़ाएंगे साइकोलॉजी। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम एक क्वेश्चन है कि रिसर्च टाइप्स है ना, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, जी फील्ड जी रिसर्च है, जी कोज जी इफेक्ट, तो इनमें से किस रिसर्च टाइप में हम जो है वो वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? मैनिपुलेट नहीं कर सकते वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है, आप कह रहे हैं हम उसे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, वो जी ऑलरेडी कौन? मैनिपुलेटेड होता है। जी जी। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऑलरेडी मैनिपुलेटेड होता है। अच्छा चलिए, इंडिपेंडेंट नहीं कहते तो सिर्फ वेरिएबल, मतलब कि इन टाइप्स, रिसर्च टाइप में से किस में जो है वो वेरिएबल हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते? देखें, ये जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जो हमारी स्टडी होती है, चाहे वो किसी भी टाइप की हो, वो इन जी जी, वेरिएबल्स के बगैर नहीं है स्टडी, ठीक है? किसी जगह ठीक पर है हम मैम। वेरिएबल्स को मैनिपुलेशन, तो एक वेरिएबल की अगर को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, तो ये एक को तो लाजमी हम मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। ऐसे नहीं होता हम किसी भी रिसर्च स्टडी में किसी भी वेरिएबल को मैनिपुलेट ही ना करें। ओके, ठीक है। ये ना क्वेश्चन आया था एमफिल में, तो मैं इसलिए पूछ रही थी कि वहाँ पे ये टाइप दी हुई थी ऑप्शंस, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और ये ओके सारी, कि इसमें से किस में हम जो है वो वेरिएबल मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तो मैंने कहा आपसे क्लियर कर लूँ। थैंक यू सो मच। ओके, वैसे मेरे नॉलेज के मुताबिक तो ऐसे है कि हम जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे वैसे वेरिएबल का पूछा जाए तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जो बाकी रिसर्च की टाइप्स हैं, लेकिन बहरहाल मैं भी सर्च करूंगी आपके इस क्वेश्चन को कि जो रिसर्च कौन सा ऐसी रिसर्च है जिसमें हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते किसी वेरिएबल को। ओके मैम, ऐसा थैंक तो यू। Excuse me, ma'am.